नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, पिछले 10 दिन में या 12 दिन में 15 दिन में कांग्रेस कितनी बदली है ये आप देखना चाहेंगे। पिछले 15 दिन में खास करके राहुल गांधी ने जब से वोट चोरी का मामला उजागर किया है, तब से लेके कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के अंदर क्या जोश भर गया है ये देखना चाहेंगे आप, या ये देखना चाहेंगे कि कांग्रेस दरअसल हवा हवाई है या ज़मीनी स्तर पर भी ये जो जोश है या ये जो हिम्मत है, जो कांग्रेस एग्रेसिव दिख रही है, इसका असर दिख रहा है। तो मैं ये तीनों चीज़ें आपको दिखाता हूँ। एक ही शहर की 2 तस्वीरें आपको दिखाता हूँ, और ये शहर है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। पहले आपको दिखाता हूँ कि कांग्रेस का ज़मीनी स्तर पर क्या फ़र्क पड़ा है। ये देखिए, ये ढोल नगाड़े नाच कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, क्योंकि देहरादून की ज़िला पंचायत के चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को बुरी तरह से धूल चटा दी, और ये इस तरह की जीत की जश्न के नज़ारे कांग्रेस में अक्सर कम ही देखने को मिल रहे थे। लेकिन गांठ बांध लीजिए मेरी बात, ये तो अभी शुरुआत है। ये है पहला नज़ारा। दूसरा नज़ारा दिखाता हूं आपको, ये देखिए। इस वक्त मोदी सरकार ने पूरे देश में एक कार्यक्रम चला रखा है, तिरंगा यात्रा। तो बीजेपी सरकारें जहां जहां है वो तो सब तिरंगा यात्रा करी, तो देहरादून में भी तिरंगा यात्रा निकल रही थी। लेकिन इस तिरंगा यात्रा के दौरान एक अकेला, हजारों तिरंगा यात्री जो बीजेपी के सपोर्टर तिरंगा यात्रा निकाल रहे, उनको चैलेंज कर रहा है एक अकेला कांग्रेस का कार्यकर्ता, और कह रहा है वोट चोर गद्दी छोड़। सुनिए और इस आदमी की हिम्मत को दाद दीजिए। ये 2 तस्वीरें एक ही शहर की है और एक ही पार्टी के जज्बे, जोश और जीत का एग्जाम्पल आपके सामने। अब इसी राज्य की एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, नैनीताल की। वो तस्वीर कांग्रेस का जोश और जज्बा दिखाती है, लेकिन उससे ज़्यादा बीजेपी की फ्रस्ट्रेशन दिखा रही है कि कैसे वहाँ ज़िला पंचायत चुनाव में कांग्रेस के कैंडिडेट्स को, कांग्रेस के लोगों को बाकायदा अगवा किया गया, किडनैप किया गया, और वो भी पुलिस के सामने कांग्रेस के लोगों को किडनैप किया गया, और रोकने पर विधायकों तक को धक्का मुक्की की गई, विधायकों तक पे हाथ उठाया गया। ये तीसरी तस्वीर उसी राज्य की देखिए। जज के सामने इसकी वीडियो जाएगी। हुई है, शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म नहीं आती है? इससे बड़ी बात क्या है? प्रतिपक्ष के साथ धक्का मुक्की कर रहे हो, सारे विधायकों के छाते पर अभी उठाएगा कप्तान तुम्हारा फोन। अरे किडनैपिंग हो रही है तुम्हारे सामने जिला पंचायत सदस्यों की। अरे किडनैपिंग हो रही है तुम्हारे सामने जिला पंचायत सदस्यों की। यहाँ तक कि हमारे सुमित हरदेश, हमारे जो एमएलए हैं हल्द्वानी के, उनके साथ मारपीट हुई है। संजीव आर्य के साथ मारपीट हुई है। जो हमारी कैंडिडेट है मेरे साथ, भैया को कह रहा है साथ भी हाथापाई की गई है कैंडिडेट के साथ। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? उनके पास पिस्टल है, अवैध हथियार हैं, उनके अवैध हथियारों के बल पर उनको यहाँ से घसीटते हुए ले गए हैं। कुछ विधायकों और नेता प्रतिपक्ष के साथ भी मारपीट हुई है। मेरे साथ हुई है, सुमित हरदेश के साथ मारपीट हुई है,
संजीव आर्य के साथ मारपीट हुई, जो जिला पंचायत की हमारी प्रत्याशी है उसके साथ, महिला के साथ उसके साथ उसको थप्पड़ मार दिए गए। इससे बड़ी विडम्बना क्या हो सकती है। कल एक बड़ा अजीब सा मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। पानीपत का मामला था। पानीपत के जो है वो पानीपत ज़िले के बुआना लाखू ग्राम पंचायत में सरपंच चुनाव का मामला था। उस चुनाव में जो कैंडिडेट हारे थे पलट के मोहित कुमार, उन्होंने केस दायर किया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने सामने ईवीएम की दोबारा काउंटिंग करवाई और दोबारा काउंटिंग में मोहित कुमार विजयी घोषित हुए। जबकि 2022 में जब चुनाव घोषित हुए थे तो मोहित कुमार को हारा हुआ डिक्लेयर किया गया था ईवीएम की मशीनों की काउंटिंग में। सुप्रीम कोर्ट ने जब अपने सामने करवाई तो नतीजा बदल गया। यानी कि वो जो ईवीएम को लेकर शक है उस शक को और पुख्ता कर दिया और विपक्ष को और एक मजबूत कारण मिल गया ईवीएम पर बात रखने का, ईवीएम पे सवाल उठाने का। चौथी तरफ इस सब झमेले के बीच में जो फंसे हुए हैं, जो सेंटर ऑफ द न्यूज़ हैं, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। उनको लेकर बहुत सारी अफवाहें, आपको मालूम है कि देश छोड़ के चले गए, माल्टा में बस गए, ये हो गया सो हो गया। तो उनके कंफर्मेशन कि भाई वो भारत में ही हैं, ना वो खुद कह रहे हैं ना सरकार कह रही है, लेकिन वो भारत में ही हैं, तो अपने गोदी मीडिया किस काम आएगी। अखबारों ने चला दिया सूत्रों के अनुसार कि वो यहीं पर है। ज़्यादातर अखबारों ने मोस्टली ने सूत्रों के अनुसार या उनके नज़दीकी रिश्तेदारों का हवाला देते हुए कहा कि वो भारत में ही। लेकिन एक अकेला अखबार जो प्योरली मोदी भक्त अखबार है, प्योरली मोदी भक्त अखबार दैनिक जागरण, वो दावा कर रहा है, वो सूत्र नहीं चला रहा, वो पूरा दावा कर रहा है कि राजीव कुमार के देश छोड़ने की अफवाह झूठी निकली। खुद बताया कहाँ थे अब तक। हेडलाइन तो इतनी बड़ी दे दी, खबर देखिए नीचे कितनी छोटी सी खबर, इतनी छोटी सी खबर कि राजीव कुमार यहीं है और उन्होंने कहा है कि कुछ लोग गंदगी फैला रहे हैं, चुनाव आयोग को इस मामले में आगे आकर स्थिति साफ करनी चाहिए। बस ये दो छोटे छोटे कॉलम की यानी 6 पेज की, 6 लाइन की, 6.5 लाइन की खबर। राजीव कुमार ने कहाँ ये लिखा, किस प्लेटफॉर्म पे लिखा, किससे ये कहा, कुछ क्लियर नहीं है। इन्होंने सूत्र भी छोड़ी। यानी अब राजीव कुमार की बैटिंग पे भी गोदी मीडिया उतर आई है कि उनको डिफेंड करना भी ज़रूरी है। हर तरफ से घिरे बैठे हैं इस वक्त चुनाव आयोग और हर तरफ से बुरी खबरें बीजेपी के लिए आ रही है और हर तरफ से कांग्रेस में एक नया जोश दिख रहा है और कांग्रेस के नैरेटिव को एक नया आधार रोज मिल रहा है। राहुल गांधी भी जानते हैं कि ये मौका आया, लेट आया लेकिन आ गया है उनका मौका। अब इस मौके को चूकना नहीं है। अब वो 17 तारीख से बिहार में यात्रा में जा रहे हैं। इसके लिए बाकायदा राहुल गांधी ने अपील जारी की है बिहार के युवाओं से। नमस्कार। 17 तारीख हम बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर निकल रहे हैं। 1 मैन 1 वोट का जो आइडिया है, संविधान को बचाने का जो आइडिया है, उसके लिए हम और हमारे साथ बिहार के सारे युवा एक साथ निकलेंगे और वोट चोरी को रोकने का काम करेंगे। इस लड़ाई में बिहार के युवाओं की जरूरत है। सारे के सारे युवाओं को हमारे साथ जुड़कर संविधान की रक्षा करनी चाहिए। धन्यवाद। अब ये सड़क पर मैंने कहा ना, संसद हो लिया, संसद का काम हो लिया, संसद में जो करना था कर लिया। अब कांग्रेस और समूचे विपक्ष को इनफैक्ट सड़क पर उतरना है। कल जगन मोहन रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू और राहुल गांधी के बीच बातचीत की बात कह के वैसे ही बीजेपी की नींद हराम कर रखी है। और आप एक चीज़ नोट कीजिए, जब से चुनाव आयोग को लेकर वोट चोरी का आरोप राहुल गांधी ने लगाया, तब से लेके न चुनाव आयोग ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और डिफेंड कौन कर रहा है चुनाव आयोग को? बीजेपी। ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। मैं किस लिए रिपीट कर रहा हूँ बात? मैं इसलिए ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि ध्यान से देखिए, एनडीए की किसी और सहयोगी पार्टी ने चुनाव आयोग को डिफेंड नहीं किया है। डिफेंड सिर्फ और सिर्फ बीजेपी कर रही है और गोदी मीडिया तो जाहिर सी बात है, लेकिन एनडीए के और अलाइज ने किसी ने डिफेंड नहीं किया है।
इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब यही है कि एनडीए के सहयोगी भी कहीं ना कहीं इस बात से एग्री कर रहे हैं कि चुनाव आयोग में कुछ तो गड़बड़ी है, और साथ ही इस बात में भी उनकी हामी दिखती है कि आने वाले वक्त में उनके लिए भी खतरे की घंटी है। उनके साथ भी यही हो सकता है जो आज राहुल गांधी कह रहे हैं कांग्रेस और बाकी इंडिया गठबंधन के लोगों के साथ हुआ है। इसलिए इंडिया गठबंधन तो मुखर है, लेकिन एनडीए खामोश है। कहा जा रहा चंद्रबाबू नायडू की खबर जगन मोहन रेड्डी ने अमित शाह को पहले ही दे दी थी, और अब कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में जिस तरह से अमित शाह के खिलाफ बीजेपी के बहुत सारे सांसद चले गए और राजीव प्रताप रूडी को सपोर्ट कर दिया, विपक्ष ने सपोर्ट कर दिया, उसके बाद यूं भी मोदी शाह यानी गुजरात जोड़ी में धुगधुगी बहुत बढ़ गई है। अमित शाह ज़्यादा से ज़्यादा सांसदों को अपने खेमे में करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए वो अपने और एनडीए के सांसदों के साथ लगातार मुलाकातें कर रहे हैं, लेकिन उन मुलाकातों का कुछ खास फ़ायदा होता नज़र नहीं आ रहा। ये बीजेपी के अंदर के सूत्र बता रहे हैं। और साथ में आपको मालूम है संघ के 100 वर्ष का कार्यक्रम 25 अगस्त से शुरू होने वाला है। संघ अलग से बौहें ताने खड़ा है। संघ को भी लग रहा है कि ये बहुत सही समय है बीजेपी को गुजरात लॉबी के हाथ से छुड़ाने के लिए, या फिर गुजरात लॉबी की पकड़ कमज़ोर करने के लिए। और ये भनक मोदी शाह को भी है कि संघ भी इस मौके का फ़ायदा ज़रूर उठा जाएगा, क्योंकि अभी तक संघ ने या मोहन भागवत ने बहुत सी चीज़ों पे कमेंट किया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय नीति को लेकर अभी उन्होंने कमेंट नहीं किया है। जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय नीति को लेकर कमेंट कर दिया उस दिन और मुश्किलात मोदी जी के लिए और शाह जी के लिए हो जाएगी, इस सरकार के लिए हो जाएगी। तो इंटरनेशनल फ्रंट पे घिरे हुए हैं मोदी जी, अपने सहयोगी संघ के फ्रंट पे घिरे हुए हैं, विपक्ष के संघ पे घिरे हुए हैं, अपनी एजेंसियों के, अपने टूल्स के फ्रंट पे घिरे हुए हैं मोदी जी। और ऊपर से इन सब के ऊपर एक तलवार और लटक रही है, वो है 75 साल का टोटका या 75 साल का नियम। गड्ढा खोदा था अपने प्रतिद्वंदियों के लिए, लेकिन अब खुद मोदी जी उसी गड्ढे के मुहाने पर खड़े हैं, जिसका नाम है 75 साल रिटायरमेंट टाटा बाय बाय मार्गदर्शक मंडल। ये पिछले 15 दिन की कांग्रेस है और ये पिछले 15 दिन की फ्रस्ट्रेटेड बीजेपी है। चीज़ें एकदम पलट गई हैं। जहां जोश हुआ करता था वहां अब खीज है, और जहां डर और हार की खीज हुआ करती थी वहां जोश और जज्बा है। जब सड़क पे खड़ा एक आदमी वोट चोर का नारा लगाए तो समझ लो कि राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया वो चिपक गया है, और जब जब मुद्दा चिपकता है तब तब सत्ता डोलती है, सत्ता बदलती है। जैसे भ्रष्टाचार का मुद्दा चिपक गया था यूपीए सरकार के साथ, वैसे ही ये वोट चोरी का मुद्दा चिपक गया है अब मौजूदा सरकार और चुनाव आयोग के साथ। अब बात चुनाव आयोग की चली है तो चुनाव आयोग की भी आज ऐसी फजीयत हुई है कि पूछिए मत। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को लेकर बिहार में जो एसआईआर उस पर जो सुनवाई करते हुए आज कहा है, वो अपने आप में चुनाव आयोग को एक बहुत बड़ा करारा झटका है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहा है कि 65 लाख जो वोट काटे गए हैं बिहार में, उनका पूरी डिटेल अगले मंगलवार तक चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड हो जानी चाहिए, विद रीज़न, कारण के साथ कि किसका वोट क्यों कटा है, पूरी डिटेल उसकी उसमें होनी चाहिए। और साथ ही लोकल अखबारों में ऐड भी देनी पड़ेगी चुनाव आयोग को कि भाई ये लिस्ट उसमें डाली है, चेक कर लीजिए। यही नहीं, रुकिए अभी, तीसरी बात कि जिस आधार कार्ड को चुनाव आयोग मानने को तैयार नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है
कि वो 65 लाख लोग, अगर किसी का नाम गलत कटा है वो आपके पास आता है तो उसका आधार कार्ड एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब ये बताओ, इससे ज़्यादा फजीयत हो सकती है? उस चुनाव आयोग की जो कहता था, सुप्रीम कोर्ट में जो कह रहा था कि नाम क्यों काटे हैं, कितने लोगों के काटे हैं, किसके काटे हैं, ये बताने के लिए हम बाध्य नहीं हैं। अब करना पड़ेगा ना। फजीयत, एक फजीयत लगातार बीजेपी करा रही है। कल अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, सारी गलत गलत चीज़ें बोली, उल्टा चुनाव आयोग को एक्सपोज कर गए। आज एक और जो है वो मंत्री जी कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो भी गांधी नेहरू का और इंदिरा गांधी का कच्चा चिट्ठा लेके बैठे थे। वही राग रोना वहीं पर जाके उनका अटक जाता है। कल जिस तरह से अनुराग ठाकुर ने 6 लोकसभा सीटों का डाटा रखा, बैठे बिठाए अपने लिए मुसीबत ले ली। तब से लेकर कांग्रेस आज तक कह रही कि भाई उन्हें 2 दिन में ये डाटा मिला, तो मिला कैसे? यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट चुनाव आयोग ने दी है और हमें दे नहीं रही, तो इसका मतलब टांका फिट है बीजेपी और चुनाव आयोग का। अब कांग्रेस कह रही कि वोटर लिस्ट दो। चैलेंज करते हैं कि वाराणसी का चुनाव भी नरेंद्र मोदी हारे हुए थे। नंबर 2, अब आपके पास सारे आंकड़े आ ही चुके हैं, तो जनाब वाराणसी की पेन ड्राइव हम सब इंतजार कर रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा जी के लोकसभा क्षेत्र के लिए अनुराग ठाकुर जी हंसते हुए उछलते हुए बोलते हैं, देखिए 93,000 फर्जी वोट। भाई थोड़ा सोच लेते बोलने से पहले, जीती कितने वोटों से है? 4,10,000 वोटों से जीती हैं। 93,000 फर्जी बता रहे हैं। मैं बता दूं आपको, बीजेपी को वहां 1 लाख वोट मिले, हम भी हैरान है कैसे मिल गए। कल उसका भी जवाब मिल गया, 93,000 फर्जी हैं। मान लो ये फर्जी वोट वायनाड में नहीं होते तो प्रियंका गांधी जी 5 लाख वोट से जीतती। हम तो यही मानेंगे। अब आ जाइए रायबरेली में, वहां के भी कुछ आंकड़े इन्होंने दिए। मान लो वहां भी फर्जी वोट नहीं होते तो राहुल गांधी 5 लाख वोट से जीतते। हम वाराणसी का इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट की मांग कर रहे हैं। सबको यकीन हो जाएगा, हमें तो है, लेकिन कुछ लोग अभी भी बचे हैं जिनके मन में संशय है। उन्हें भी यकीन हो जाएगा कि एक बूस्टर डोज मिला था प्रधानमंत्री को। काउंटिंग के दिन, आधे दिन तक प्रधानमंत्री हार रहे थे। नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव हार रहे थे। गंगा पुत्रों ने उनका इलाज कर दिया था, लेकिन एक बूस्टर डोज फर्जी वोटर्स का मिल गया। तो अब मेरी निगाह तो स्पेशली आपको बताऊं कि कल सुबह जो 15 अगस्त को के दिन जो प्रधानमंत्री भाषण देंगे, उसमें क्या कहते हैं वो, उस भाषण को ध्यान से सुनिएगा। उस भाषण में बहुत सारे आने वाले समय का हल्का सा इशारा आपको मिल जाएगा, क्योंकि इस वक्त जानकार कह रहे हैं कि मोदी जी जितनी बुरी तरह से घिरे हुए हैं, अपने पूरे पॉलिटिकल करियर में मोदी जी इतने कभी नहीं घिरे। डेस्परेशन में कुछ ना कुछ मोदी जी कोई स्टेप लेंगे। उस स्टेप का इशारा आपको स्वतंत्रता दिवस के उस भाषण में मिल सकता है। उसको पढ़ने की कोशिश करना और उसे समझना बेहद ज़रूरी है। फिलहाल तब तक हम भी इंतज़ार करते हैं और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में आपकी राय बेहद बेहद कीमती है और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा वीडियो को। नमस्कार।